अर्थव्यवस्था के। अब देखिए अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो हमने पहला तो जान ही गए। इसके बाद दूसरा है अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र, वह है आपका बिजली भी है, गैस भी है और लौह अयस्क। ये सब क्या है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह है सभी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र कौन से हैं, या अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है। ऑप्शन है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा और ये सभी। देखिए परिवहन भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, व्यापार भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और डाक सेवा भी यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो सेवा क्षेत्र होता है ना, यह अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तृतीयक यानी कि टर्सरी सेक्टर। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में सबसे पहले किसने लगाया था। तो देखिए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया गया था, यह लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ पर 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन जो है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो 7 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है वह है हमारा 1999 से 2000। तो 1999 से 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, यह कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का जो श्रेय जाता है यह जाता है प्रोफेसर VKRV राव। तो यहाँ पर आपका 9वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर VKRV राव यानी कि विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। इन्हें जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया विजन 2020 क्या है। तो देखिए इंडिया विजन 2020 ये जो है ये है हमारा योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र। तो यहाँ पर 10 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो देखिए योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि 2400 कैलोरी से पोषण प्राप्त न करने वाले गरीब रेखा से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2400 कैलोरी। तो योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। अब देखिए हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेगा तो 2400, अगर शहरी क्षेत्र की यहीं अगर बात करने लगे तो वह 2100 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2100 कैलोरी क्या है कि शहरी क्षेत्रों के लिए अगर 2100 कैलोरी पोषण प्राप्त नहीं होता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी से कम प्राप्त होता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए जिस सूचकांक यानी कि जिस इंडेक्स को आधार माना गया है उसका नाम है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है। तो देखिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु जिस सूचकांक को आधार माना जाता है वह रहता है हमारा औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो शहरी वालों के लिए होता है ये
कि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसके बाद अगर यही ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में हमारा हो जाता है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का जो मेन कारण है वो है हमारा कि संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य स्वरूप है वह संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक। अब देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप या कारण क्या है। तो देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी मुख्य रूप का से कारण बनी हुई है वह है हमारा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वह मुख्य रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अंत्योदय प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय प्रोग्राम यानी कि अंत्योदय कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वह है कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना यह उद्देश्य है अंत्योदय कार्यक्रम का। ठीक। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अंग है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिस कार्यक्रम का अंग है वह है हमारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि जो नरेगा है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए जो नरेगा है इसकी जो शुरुआत की गई थी यह किया गया था 2 फरवरी 2006 को। तो 2 फरवरी 2006 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा है यह जिस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था वह था हमारा 5वीं। तो 5वीं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो CDP है इसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जो प्रारंभ की गई थी यह किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। तो 1 अप्रैल 2005 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए जो सर्वोदय योजना थी इसको शुरू किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे यह थे जवाहरलाल नेहरू। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ या प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी यह शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। तो 1 अप्रैल 1951 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी वह था हमारा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो NDC है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है हमारा कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप तथा स्वीकृति प्रदान करना ये भी है। राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना ये भी है। योजना आयोग को परामर्श देना ये भी है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी ये था हमारा PC महालनोबिस। तो PC महालनोबिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास का सर्वाधिक बल दिया गया था। तो देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें जिस क्षेत्र के सर्वाधिक विकास पर बल दिया गया था वो था हमारा
उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक बल दिया गया था। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो देखिए, जिस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी उसका नाम है आपका कि भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला, दुर्गापुर, यह सभी हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 32 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल जो योजना मानी जाती है वह योजना थी तृतीय। तो तृतीय योजना क्या थी? भारत की सर्वाधिक असफल योजना थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो देखिए, जो योजना अवकाश जिस काल को माना जाता है वो है हमारा 1996 to 69। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 1996 से 1969, यहाँ पर ये हो जाए, सॉरी ये 1966 से 1969। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ये हो जाएगा 996 to 69। तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसे आप बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो देखिए, जिस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगमन हुआ था वह था हमारा योजना अवकाश काल। तो योजना अवकाश काल के दौरान हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगमन हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए, जो बोकारो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर रखा गया था वह था हमारा 8%। तो 8% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कौन सा है? तो देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी यह था 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक। तो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में रॉलिंग प्लान यानी कि जो चक्रीय योजना की अवधारणा है को अपनाया गया था? तो देखिए, ये हम था हमारा छठी पंचवर्षीय योजना में रॉलिंग प्लान यानी कि चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया था। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता दिया है। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था यह दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाए कि गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 39 का, कि गरीबी हटाओ का जो नारा था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम जिस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था वह था हमारा चौथी। तो चौथी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 41 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जो ट्राइसेम कार्यक्रम है यह हमारा संबंधित है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो देखिए, जो प्रत्यक्ष कर है यह है हमारा आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब हमारा क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अब देखिए, 43 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है वह रहता है हमारा कि सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, यह सभी होता है। तो 43 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। बिक्री कर कौन लगाता है? तो देखिए, बिक्री कर जो लगाता है यह लगाता है आपका राज्य सरकार। तो बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर जो हैं ये हैं हमारे उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर, यह सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो लगाया जाने वाला कर है यह भू राजस्व, मनोरंजन कर और पथ कर, यह सभी हैं।
तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अब देखिए हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है, वैट किस प्रकार का कर है। तो जो VAT यानी कि वैट होता है, यह है हमारा अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत में वैट जो था यह कब से लागू हुआ था। तो देखिए भारत में जो वैट लागू हुई थी यह 1 अप्रैल 2005 को लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए किस समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया था। तो भारत में जिस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में वैट लागू किया था उसका नाम है LK झा समिति। LK झा समिति ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए जो प्रत्यक्ष कर है उसका नाम आपको बताना है। तो जो प्रत्यक्ष कर है हमारा वो है निगम कर। तो निगम कर हमारा क्या है, प्रत्यक्ष कर है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK सिंह। तो NK सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय वित्त आयोग की जो स्थापना की गई थी यह किया गया था 22 नवंबर 1951। तो 22 नवंबर 1951 करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था। तो भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित जो पहला बैंक था उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। तो अवध कमर्शियल बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो SBI है इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है वर्तमान में 12 है। ठीक, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वह 12 है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो देखिए करेंसी नोट प्रेस जो स्थित है यह स्थित है हमारा नासिक में। तो करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह 1 जुलाई 1955 को किया गया था। तो 1 जुलाई 1955 ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो RBI का जो हेडक्वार्टर है यह स्थित है मुंबई में। तो मुंबई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी यह 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो LIC है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की जो स्थापना की गई थी यह सितंबर 1956 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो देखिए जो संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है वह है हमारा SEBI। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वह है हमारा सेंसेक्स। तो सेंसेक्स ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 62 का A। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो SIDBI है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो SIDBI का जो मुख्यालय है यह है आपका लखनऊ में। अब देखिए हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है कि जो नरसिम्हम समिति है इसका संबंध किससे है। तो नरसिम्हम समिति का जो संबंध है यह है बैंकिंग के सुधार से। तो बैंकिंग के सुधार से संबंधित है नरसिम्हम समिति। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं। तो देखिए जो बुल और बियर शब्द हैं यह संबंधित हैं शेयर बाजार से। तो शेयर बाजार से संबंधित हैं बुल और बियर शब्द। अब देखिए यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का जितनी बार डिवैल्यूएशन किया गया है वह है हमारा तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये को 3 बार अवमूल्यन किया गया है। ठीक, चलते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पर। मुद्रास्फीति है जो उसमें क्या होता है। तो देखिए जो मुद्रास्फीति है इसमें क्या होता है कि आपका
वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का जो मूल्य होता है वह गिरता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, इसके लिए किस वर्ष को आधार माना गया है? तो मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, इसके लिए 1993 और 94 को आधार वर्ष माना गया है। तो 1993 और 94 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े एवं पुराने म्यूचुअल फंड यूटीआई का दो अलग अलग हिस्सों में तथा का विभाजन कब से प्रभावी है? तो देखिए ये जो विभाजन प्रभावी है यह आपका प्रभावी है 30 जनवरी 1992 से। 69 नंबर है ना। तो देश में सबसे बड़े एवं पुराने म्यूचुअल फंड यूटीआई का दो अलग अलग हिस्सों का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन 1 मार्च 2001, 1 फरवरी 2003, 3 अप्रैल 2004, 2 फरवरी 2005। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 फरवरी 2003। ठीक, तो देश के सबसे बड़े एवं पुराने म्यूचुअल फंड यूटीआई का दो अलग अलग हिस्सों का 1 फरवरी 2003 का विभाजन प्रभावी है। ठीक, तो 69 का यहाँ पर हो गया आपका करेक्ट आंसर 1 फरवरी 2003। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इसे जो वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था यह प्राप्त हुआ था 30 जनवरी 1992 को। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, देश में ग्रामीण एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वह है हमारा नाबार्ड। तो नाबार्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था और है कह रहा है कि इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो देखिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था और इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक क्या माना जाता है? तो भारत में जनसंख्या विभाजक दशक जो माना जाता है वह है 1971 से 81, 1971 से 1981। 74 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वह 1.02 अरब थी। भारत में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? तो 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो थी यह रही थी 21.54%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जो संख्या यानी कि लिंगानुपात कितना था? तो ये जो लिंगानुपात था यह था 933। अब है यहाँ पर कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर 77 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, तो सबसे कम जनसंख्या किसका है? सबसे कम जनसंख्या है आपका सिक्किम का। अब देखिए यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं? तो अनुसूचित जनजातियाँ जहाँ पर सर्वाधिक निवास करती हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो भारत के जिस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है 84 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो देखिए मुद्रा अवमूल्यन का जो अर्थ है ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर जो प्रकाशित किया जाता है वो रहता है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो वित्त मंत्रालय द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से जो अनुमोदन करता है वो करता है
राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देखिए देश का सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो है हमारा SBI। तो 88 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C, SBI। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की जो सबसे बड़ी मद है तो ये हो जाएगा आपका ब्याज भुगतान। 89 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की जो सबसे बड़ी मद है वह है ब्याज भुगतान। 90 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है? तो इसके लिए जो गठन किया गया है संस्था वह है बीमा नियमन एवं प्राधिकरण, यानी कि IRDAI। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बीमा नियमन एवं प्राधिकरण। तो देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का जो आधार होता है वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सबसे अधिक शुद्ध राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से। बजट घाटा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए बजट घाटा का अर्थ होता है कि कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों में अंतर क्या होता है? बजट घाटा। तो 93 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल किए जाते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 95 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है कि वह उत्पाद कैसा है? तो किसी वस्तु का इको मार्क चिन्ह यह दर्शाता है कि वह क्या है, कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ ये जो स्थापित किया गया था यह किया गया था सूरत में। अब देखिए हमारा जो अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो राज्य है वह है हमारा मध्य प्रदेश। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अवमूल्यन। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये ना ऑप्शन अवमूल्यन। तो अवमूल्यन यहाँ पर यानी कि डेविएशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।